जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डीके राज क्लासेस में। आज हम लोग फिर से क्राउन का जीएस कर रहे हैं। क्राउन का जीएस हम लोग कर रहे हैं, समान ज्ञान कर रहे हैं। बिहार एसआई के लिए बेस्ट बुक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बिहार एसआई एवं एनटीपीसी के लिए बेस्ट बुक है, इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से। शुरू करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ और बेल आइकन घंटा को दबा लें। थैंक्स। शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य पूर्णतः विभक्त हो गया था और उत्तर भारत फिर अनेक राज्यों में बंट गया। इनमें से निम्नलिखित में से प्रमुख शक्तियाँ का प्रादुर्भाव हो गया। वल्लभी में मैत्रक वंश, पंजाब में हूण शासन, कन्नौज में मौखरी वंश, मालवा में यशोवर्मन इतना शासन किए। आगे चलते हैं। वर्धन राजवंश, पुष्पभूति वंश जिसे कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक था पुष्पभूति, वर्धन वंश का था। ये थानेश्वर हरियाणा के अंबाला जिला में इस वंश की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। प्रभाकर वर्मन या बर्मन वंश के शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठित संस्थापक था। प्रभाकर वर्मन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन एवं हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी नरेश गृहवर्मन से हुआ था। आगे चलते हैं। राजवर्धन अपने पिता की मृत्यु के बाद राजवर्धन गद्दी पर बैठा। इसी समय मालवा नरेश देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर लिया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर दिया, लेकिन देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी थी, है ना, राजवर्धन की हत्या कर दी थी। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली व यशस्वी सम्राट था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वह विकट परिस्थिति में गद्दी पर बैठ गया था। वह अपने को राजपुत्र कहता था तथा स्वयं अपना नाम शिलादित्य कहा था। शिलादित्य रखा था। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? शिलादित्य कहा जाता है। याद रखिएगा, शिलादित्य कहा जाता है। आगे चलते हैं। हर्ष ने अपने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोज निकाला। हर्ष ने कन्नौज की राजधानी बनाया, जहां उसने चार ओर अपना प्रभुत्व फैलाया था। आगे चलते हैं। हर्ष को पूर्वी भारत का गौड़ देश के शैव शासक शशांक से मुकाबला करना पड़ा। 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हुई। तब यह शत्रुता समाप्त हुई थी। आगे चलते हैं। तब यह शत्रुता समाप्त हुई थी। आगे चलते हैं। दक्षिण की ओर हर्ष की अभियान को नर्मदा के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशी द्वितीय ने रोका और हर्ष को पराजित किया था। हर्ष को क्या किया? पराजित किया। आगे चलते हैं। हर्ष के समकालीन शासक भास्कर वर्मन, यह कामरूप का शासक था। भास्कर वर्मन वंश के शासक भी था। आगे चलते हैं। पुलकेशी द्वितीय, यह चालुक्य वंश का शासक था। इसकी राजधानी कर्नाटक के आधुनिक बीजापुर जिला के बदामी में था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। गौड़ नरेश शशांक, इसकी राजधानी कर्ण स्वर्ण थी। यह कट्टर शैव था, जिसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। बोध गया जो बौद्ध वृक्ष है, इसको कटवा दिया था गौड़ शासक शशांक ने। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। धुर्वसेन द्वितीय, यह वल्लभी गुजरात का शासक था। इसने हर्ष को पराजित किया। बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी इसके साथ कर दिया था। आगे चलते हैं। हेनसोंग इसी समय आया था। हेनसोंग 629 से 645 ईस्वी तक। चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वह नालंदा महाविहार बौद्ध विहार में पढ़ने के लिए तथा बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के उद्देश्य से भारत आया था। आगे चलते। इसका वृत्तांत सियों की नाम है। ह्वेनसांग ने शूद्र को कृषक कहा था। ह्वेनसांग के यात्री को राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान का शाक मुनि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है यात्री का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक मुनि कहा जाता है। आगे चलते हैं। हर्ष ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपना संरक्षण प्रदान किया था, है ना। आगे चलते हैं। इसका कर था। हर्ष काल से 3 प्रकार के करों से उसकी जानकारी थी। हिरण्य नगद कर था। भाग कृषि उपज का 1/10 था। बलि इसके पर्याप्त में जानकारी नहीं थी। आगे चलते हैं। हर्ष के दरबार में अनेक विद्वान का निवास स्थान, जहां बाणभट्ट, मयूर, मंत्र दीवार था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, जिसने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। आगे चलते हैं।
मयूर ने सुर सार्थक रचना की। मयूर ने किसका रचना किया? सुर सार्थक की रचना की। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना किया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। हर्ष जो है आगे चलते हैं। हर्ष प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। इसने प्रथम दिन बौद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की, तीसरे दिन शिव की पूजा की जाती थी, है ना। आगे चलते हैं। और चौथे दिन क्या होता था? चौथे दिन दान किया जाता था। हेनसांग छठे दिन परिषद के सम्मिलित हुए थे। हेनसांग छठे परिषद में सम्मिलित हुए थे। आगे चलते, इसका प्रशासन कैसा था हर्षवर्धन का, देख लेते हैं जरा सा। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन ना तो यह कट्टर था और ना ही पूरे देश का शासक बना। इसका राज्य कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत के तक सीमित था, बस सीमित था। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली। महाराज हर्ष के अधीनस्थ शासक था। मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य या भुक्ति कहा गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। उपारी की राष्ट्रीय भुक्ति का प्रशासक था। ग्राम प्रशासन के प्रधान को ग्राम छप पटिका कहा गया। पुलिसकर्मी को चाट या भाट कहा गया। पुलिस विभाग के डंडा पासिक कहा गया। अधिकारी को दंडिक कहा गया। अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर कहा गया। पैदल सेना के अधिकारी को वालहिरित कहा गया। आगे चलते हैं। नालंदा महाविहार। हर्ष के समय नालंदा महाविहार, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने करवाई थी, महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। महायान शाखा के बौद्ध की प्रमुख शिक्षा था केंद्र था। महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख। हर्ष के समय यहाँ कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शिलभद्र। आगे चलते हैं। मुख्य सेनापति को क्या कहा जाता था? सिंहनाद। शांति एवं युद्ध के मंत्री को अवंती कहा गया। हाथी गज सेना के अधिकारी को स्कंदगुप्त कहा गया। अशोकसेन के पदाधिकारी को कुर्तुल कहा गया। कुर्तुल। आगे चलते हैं। आगे है दक्षिण भारत का इतिहास, देख लेते हैं जरा सा। दक्षिण भारत का इतिहास क्या है जरा सा देख लेते हैं। आइए, दक्षिण भारत का इतिहास देख लेते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत के उच्च भागों में वे लोग बसते थे जो महापाषाण निर्माता मेगालोलिथिक बिल्डर कहलाते थे। उनका पता उनकी कब्र से चलता था, जो महापाषाण कहलाती है। क्या कहलाती है? महापाषाण कहलाती है। आगे चलते हैं। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते थे कि इन्हें बड़े बड़े पत्थर से टुकड़े से घेरा जाता था। आगे चलते हैं। इन कब्रों को दफनाए गए लोगों को न केवल अस्थिपंजर ही बल्कि मृतभांड और लोहे की वस्तु भी मिलते थे, जिसमें काला या लाल मृतभांड अधिक प्रचलित था। काला या लाल मृतभांड सबसे अधिक बार प्रचलित था। आगे चलते हैं। बहुत प्रचलित था। आगे चलते हैं। पल्लव वंश देख लेते हैं। इक्ष्वाकुओं के अपदस्थ कर उनकी जगह पर पल्लव आए। पल्लव का अर्थ लता या शब्द टोडाई का स्थानांतर है, जो लत का ही वाचक है। संभवतः पल्लवों की स्थानीय जनजाति थी, जिसने टोकाई नाडु अवस्था लताओं का देश भी अपनी सत्ता को स्थापित किया। पल्लव ने अपनी राजधानी कांची की आधुनिक कांचीपुरम में बनाई थी। आगे चलते हैं। प्रमुख पल्लव शासक थे। बपदेव यह पल्लव वंश का संस्थापक था। श्री विष्णु इसे पहले महत्वपूर्ण पल्लव राजा माना जाता था। पुरातात्विक स्रोत से पता चलता है कि यह वैष्णव था। आगे चलते हैं। किराता जूनियम तथा दस कुमार चरित्र के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे, है न। बहुत बार पूछा गया दोनों किताब। 10 कुमार चरित्र। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के उत्कृष्ट महेंद्र वर्मन प्रथम शासन रोहन के साथ शुरू हुआ। इसके शासनकाल में पल्लव चालुक्य के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। आगे चलते हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी। मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने की थी। आगे चलते हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में उसने मंडप शैली महेंद्र शैली का शुरुआत किया था। परिणाम में वह जैन मतानुयायी था, किंतु नैनार संत अप्यार के प्रभावित होकर उसने शैव धर्म को अपना लिया था। श्री नरसिंह वर्मन प्रथम, है ना। नरसिंह वर्मन प्रथम देख लेते हैं। नरसिंह वर्मन यह महान पल्लव शासक था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को
पुलकेश द्वितीय की हत्या कर बदामी पर अधिकार कर लिया। अंततः उसे बतापी कोड बतापी की जीतने की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। उसने मल्लालपुरम नामक स्थान बसाया। ह्वेन सांग ने उसी शासन काल में कांची की यात्रा की थी। उसी शासन काल में यात्रा की थी। आगे चलते हैं। नरसिंह वर्मन सेकेंड, इसका शासनकाल शांति, स्मृति तथा मंदिरों के निर्माण की कला था। दंडी नामक विद्वान इन्हीं के दरबार में रहते थे। इन्हीं के दरबार में क्या रहते थे? दंडी रहते थे। आगे चलते हैं। इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। नंदी वर्मन सेकेंड। आगे चलते हैं। नंदी वर्मन सेकेंड। आगे चलते हैं। नंदीवर्धन सेकेंड यह वैष्णव अनुयायी था। यह क्या था? वैष्णव अनुयायी था। इसने राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग की पुत्री रेवा से शादी किया था। उपार्जरित क्या थे? यह पल्लव का अंतिम शासक था। चोल शासक आदित्य चोल ने अपराजित पल्लव के आक्रमण कर पल्लव राज्य का अधिकार कर लिया था। आगे चलते हैं। कला एवं वास्तुकला देखते हैं। इसका कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में पल्लव ने योगदान। दरवीर शैली, पल्लव के नेतृत्व में वास्तुकला के दरवीर शैली का विकास 4 चरणों में हुआ था। आगे चलते हैं। कौन कौन सा चरण है? महेंद्र शैली या मंडप शैली, शिलाकृत मंडोखंड मंदिर एवं उन्नतकोण अंतकेश्वर, नरसिंह शैली, मल्लालपुरम के महाकलन। इस शैली में रथ एवं एकात्मक मंदिर जो मल्लालपुरम में पाए जाते थे वह 7 पैगोडा के नाम से जाने थे, किंतु वास्तव में 8 है। धर्मराज। आगे चलते हैं। अर्जुन, भीम, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिदारी तथा वालियान कुटिया राजसी शैली में आता है। राजसी शैली में क्या था? इस शैली का प्रयोग नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। राजसी शैली। आगे चलते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या है? इसका उदाहरण है महाबलीपुरम का तट मंदिर, ईश्वर का मुकुट मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर एवं एकतेश्वर मंदिर। आगे चलते हैं। नंदीवर्धन शैली। नंदीवर्धन ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर तथा मंगतेश्वर मंदिर, ओक्राम चिलक्लूट के निकट वंडकेश्वर मंदिर का, गुटलिमलम रेणुकूट के निकट में रामेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। संगम साहित्य क्या है इसका? तमिल काव्य के एक संगम मदुरई में राजकीय संरक्षण के लिए फला फूला था। इसमें 9,090 वर्ष के लिए अंतराल में 3 संगम आयोजित किया गया था, जिसमें 8,598 कवियों ने भाग लिए थे। इसके प्रमुख संरक्षक 197 पांड्य राजा थे। आगे चलते हैं। प्रमुख तमिल साहित्य। संगम साहित्य में तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम, एगुतुरई 8 काव्य संग्रह है, पट्टू 10 ग्राम काव्य, पदे कन्नकू 18 लघु काव्य और 3 महाकाव्य हैं। आगे चलते हैं। तोल्काप्पियम के लेखक इसकी रचना तोल्काप्पियर ने किया। यह तमिल व्याकरण है। महाकाव्य में कौन कौन आता है? महाकाव्य में आता है शिल्पाधिकारम, रत्नजड़ित, निपुर, इसके लेखक इलांगो है। मणि मेखला, इसकी रचना कवि संतरन ने किया था। शिवगम सदामणि, इसके त्रे देवर ने किया था। आगे चलते हैं। देखिए संगम साहित्य हुआ है जो कहाँ हुआ? संगम साहित्य देख लेते हैं। संगम साहित्य कहाँ हुआ? प्रथम संगम साहित्य मदुरई, अगस्त ऋषि थे। दूसरे संगम कटापुरम जो हुआ अगस्त ऋषि इसका भी थे। तीसरे संगम मदुरई में हुआ, ये भी यही थे। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के 3 राजा चोल, चेर, पांड सही आते। पूछा जाता है संगम साहित्य में कौन कौन शामिल होता है? चोर, चेला, पांड होते हैं। आगे चलते हैं। चोर राजा पन्नार तथा दक्षिण बिलास के मध्य स्थित था। करिकाल इसका महत्वपूर्ण प्रतापी राजा था। फुरहार पतन का निर्माण इसी समय हुआ था। किसी समय हुआ था? उसी समय हुआ था। चोर का राज्य आधुनिक केरल राज्य में था। चेरो का सिनुकुट्टम इनका प्रमुख राजा था, जिसने आदि राज की उपाधि ग्रहण की थी। आदि राज की। आगे चलते हैं। पांडराज कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरई थी। पांड राजाओं ने नेडुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। आगे चलते हैं। चालुक्य वंश देख लेते हैं। चालुक्य वंश। चालुक्य जयसिंह बतापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था, जो जयसिंह कदम के अधीन शासक था। आगे चलते हैं। पुलकेशिन प्रथम बदामी के चालुक्य का उत्कृष्ट पुलकेशिन फर्स्ट के समय हुआ। इसने बीजापुर के निकट बतापी या बदामी को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे चलते हैं। कीर्तिवर्मन इसने कदम को नष्ट कर और गोवा पर अधिकार कर लिया था।
आगे चलते हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इस वंश का सबसे महान शासक था जिसने हर्ष की विजय अभियान के नर्मदा तट पर रोक लिया था। इसने जैन मतवाओं रविकीर्ति से यहोल अभिलेख लिखवाया जिसमें भाषा संस्कृत में लिखा गया। संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। आगे चलते हैं कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन इस वंश का अंतिम शासक था जिसे राजपूत शासक दंतिदुर्ग ने पराजित किया और सत्ता को स्थापित किया था। आगे चलते हैं चालुक्य का योगदान क्या क्या रहा। चालुक्य ने वास्तुकला के क्षेत्र में दक्कन में बेसार शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली को मिश्रण विकास किया था। तीनों मिला के बनता है। आगे चलते एहोल। एहोल का मंदिर शहर कहा जाता है। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ 70 मंदिर के साक्ष्य मिले हैं जिसमें 4 दर्शनीय है। लखनाड़ा मंदिर, हमनुगुंडी मंदिर, दुर्गा मंदिर, मेगुती जैन मंदिर। आगे चलते हैं पटकल पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर इसे विक्रमादित्य सेकंड ने रानी लोकहिन महादेवी ने बनाया था। आगे चलते हैं बेगी चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्रा को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दिया था जिसने बेगी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। बेगी के चालुक्य वंश की स्थापना किए थे। आगे चलते इस वंश का अन्य महत्वपूर्ण शासक थे विजयदित्य, विष्णुवर्धन, विजयदित्य सेकेंड, विजयदित्य थर्ड, गुणंग या भीम प्रथम। भीम प्रथम भी इसी वंश का था जिसने इस वंश का स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इसने राजकुश राजा कर्क द्वितीय को मारकर इस वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं तैलप द्वितीय की राजधानी मानखेड़ थी। सोमेश्वर टू अपनी राजधानी मानखेड़ से कल्याणी ले गया था। आगे चलते हैं विक्रमादित्य क्या है। विक्रमादित्य इस वंश का महान शासक था। विक्रमादेव चरित्र के लेखक बिल्हन ने, मिताशा के लेखक विज्ञानेश्वर ने इसमें प्रशय मिला हुआ है। आगे चलते हैं सोमेश्वर तीन इसी काल में चालुक्य राजा बिखरने लगा। इसने मत मिलास चिंतामणि मनस उल्लास विश्वकोश की रचना की जिसके कारण से यह सौवर्गर भी हो जाता है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हो गया, लास्ट था। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। बिहार एसआई के लिए बहुत बेस्ट बुक है। बिहार एसआई के लिए क्या है, बिहार एसआई के लिए बहुत बेस्ट है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स।